स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। जैसा कि आरआरबी जी सीबीटी 1 का पेपर बहुत ही करीब है, तो मैं आप सभी के लिए साइंस और जीके जीएस की कुछ क्लास लेकर आ सकता हूँ या करा रहा हूँ। जो कि आज मेरी पहली क्लास है, प्रैक्टिस सेट के तरीके से रहेगी। क्योंकि आपने जो अभी तक जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया होगा। बस आपको अब क्या है, जितने भी आरआरबी के एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि एएलपी के, ग्रुप डी के, डिफरेंट आरआरबी एग्ज़ाम में आए हुए साइंस और जीके जीएस के क्वेश्चन को हम आपको कराएंगे। आपको पता है आरआरबी जी सीबीटी 1 में साइंस का जो आपका वेटेज रहने वाला 30 मार्क्स का है और आपका 15 मार्क का जीके जीएस है। तो यहाँ पे हम टोटल आपके 45+ मार्क्स की तैयारी की आपकी ये क्लास रहेगी। तो आप सभी को इस क्लास को बहुत प्यार देना है और आपको हम जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पे जो डिफरेंट आरआरबी एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पे जो आए हुए क्वेश्चन उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि तो बस यही इंट्रो रहा और आगे बढ़ते हैं पहले क्लास की तरफ। जैसे कि आरआरबी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आए हुए हैं डिफरेंट एग्जाम में, वहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहने वाला है, एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो याद रखना, जोंक और केचुआ। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि एनेलिडा जो ग्रुप है उसमें मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो आपके जोंक और केचुआ हो जाते हैं, इसका राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पे डिफरेंट जो आपका संघ होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि आर्थ्रोपोडा में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो तिलचट्टा हो गया, मच्छर हो गया, खटमल हो गया, मक्खी, ये सब किस में आते हैं, आपके आर्थ्रोपोडा जंतु के आर्थ्रोपोडा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तिलचट्टा किसके अंतर्गत आता है, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, इकानोडर्मेटा किस में आता है, मोलस्का में किस में आता है। याद रखना, तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, ये सब आपके आर्थ्रोपोडा में आता है। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दो नाम याद रखना, घोंघा और सीपी। जो घोंघा और सीपी होते हैं ये मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी एग्जाम के लिए आ चुके हैं, एग्जाम में काफ़ी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ये सारे हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं। तो याद रखना, इकाइनोडर्मेटा में आपकी तारा मछली हो गई और आपका हो गया बिटल स्टार। तारा मछली और आपका क्या हो गया, बिटल स्टार, ये दोनों आपके इकानोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। इनको भी आपको ज़रूर याद रखना है। अगले आगे बढ़ते हैं, मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है। तो मनुष्य का पाचन क्रिया जो होता है वो मुख से ही भैया शुरुआत हो जाता है। जैसे आप खाना खाते हो, खाना खाते ही आपकी पाचन क्रिया का शुरुआत हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका मुख से प्रारंभ होता है। इसको बिल्कुल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका। अगला क्वेश्चन है, सिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो भैया अशुद्ध रक्त आपका जो होता है सिराओं में जो होता है आपका, वो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, सिराओं में आपका जो होता है वो आपका अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इस बात को बिल्कुल याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर जो आपकी धमनी होती है, धमनी में आपका शुद्ध रक्त, याद रखना धमनियों में आपका शुद्ध होता है। ठीक है, ये आपकी धमनी है। ठीक है, ये आपकी सिरा है। तो जो धमनी होती है, धमनी में आपका जो है शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। जो आपकी सिरा होती है उसमें जो आपका होता है वो आपका अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। भैया तो याद रखना, गई भैंस पानी में, मतलब विटामिन बी और विटामिन सी कैसे होता है आपका जल में घुलनशील है। जबकि अगर आपसे पूछे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो ए डी ई के विटामिन से क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में आता है। तो आपको याद रखना है कि विटामिन कौन सी घुलनशील है, आपकी बी और सी आपकी विटामिन जल में घुलनशील विटामिन रहने वाली है। सोडियम का क्या कार्य होता है। सोडियम का कार्य क्या मेरे भाई, याद रखना, यह रक्तदाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल को संतुलन बनाने में रखता है। सोडियम का कार्य आपका होता है। सोडियम का कार्य क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सोडियम का कार्य क्या होता है, सोडियम का कार्य क्या है। ठीक है, तो यह बिल्कुल सही आंसर इसका है कि रक्तदाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है, जल को संतुलन बनाए रखने में भी सहायता काम करता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है, अगला क्वेश्चन आपका है, पोटेशियम का कार्य क्या होता है। तो पोटेशियम भैया यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थानों के कार्यों को संचालित करता है। पोटेशियम का कार्य हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है, इसको भी याद रखना। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। जो हमारा ग्लूकोज होता है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब अगर आपका ऑक्सीजन नहीं होता बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो आपका होता है आपका लैक्टिक अम्ल बनाता है। लैक्टिक अम्ल बनाता है, याद रखना, लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से जब प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, आपका लैक्टिक अम्ल बना देता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया से जब बैक्टीरिया से या फिर ईस्ट से जब प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो याद रखना आपका जो इथाइल अल्कोहल होता है वो बना देता है। जब ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब वो क्या कहता है मांसपेशियों से क्रिया करता है तो आपका लैक्टिक अम्ल बनाता है, और जब बैक्टीरिया से क्रिया करता है या ईस्ट से क्रिया करता है तो आपका इथाइल अल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो जो आपका ग्लूकोज होता है जब उससे प्रतिक्रिया करता है क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड और जल का आपका निर्माण होता है। एनेलिडा में उत्सर्जन किससे
उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो एनालिडा में आपका जो होता है वो नेफ्रेडिया से होता है। तो एनालिडा में जो उत्सर्जन होता है वो किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? आपका नेफ्रेडिया से होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान आपका 6 होता है। बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार की किस ग्रंथि में होती हैं? तो बहिस्रावी अंतःस्रावी दोनों प्रकार की जो ग्रंथि होती है वो अग्नाशय में होती है। अग्नाशय ग्रंथि के अंदर का बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार का जो होता है वो अग्नाशय ग्रंथि में होता है। मूत्र का पीएच मान आपका कितना होता है? तो आपका भैया याद रखिएगा 6 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्प्रिंग को अपने सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए कौन सा बल कहलाता है? तो आपका ये जो होता है भैया प्रत्यानयन बल होता है। स्प्रिंग को जो अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए कौन सा बल लगाना हो, कौन सा बल कहलाता है? तो आपका जो होता है प्रत्यानयन बल होता है। कौन सा होता है? तो प्रत्यानयन बल आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है? जो पौधे हमारे होते हैं उनके सबसे अच्छा उर्वरक जो होता है हमारा होता है कंपोस्ट। आपको पता होगा कंपोस्ट जो होता है पौधों के सबसे अच्छा उर्वरक का काम करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम जो हमारी होती है अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानों के अंदर आपका जो होता है वो पेट्रोलियम जो हमारा पाया जाता है, जो हमारी अवसादी चट्टानें होती हैं। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली कौन सी गैस होती है? भैया हीलियम गैस होती है, जो कि काफ़ी हल्की होती है। इसीलिए जब वो बच्चे जब देखो लिए रहते हैं और जब उसमें से उसका डोरी छूट जाता है तो क्या होता है? वो ऊपर की ओर भागने लगता है। तो क्या होता है? हल्का होता है, इसीलिए ऊपर की ओर भागने लगता है। तो हीलियम गैस होती है जो गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाती है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? आपके कीटनाशी के रूप में डीडीटी का उपयोग किया जाता है। इसको याद रखना, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अगर आप इथेनॉल का ज़्यादा सेवन करते हो तो आपका जो लीवर होता है या कित वाला पार्ट होता है आपका क्या होता है? वो इफेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आप सोच रहे हो कि कहाँ से हैं? सारे क्वेश्चन आरआरबी के पीआईक्यू हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी आरआरबी में आए हुए क्वेश्चन है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो आपका हाइड्रोजन होता है, जो कि सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ होता है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्तु में होती है? तो याद रखना, जो सूती कपड़ा होता है उसमें आग लगने और फैलने की संभावना सबसे कम होती है। अब लास्ट टाइम पे आपको जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप क्लियर हो गए हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में आपके रिपीट हो जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा होता है? तो आपकी हरी सब्जियां जो है लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं। सोने का शुद्ध रूप कितना होता है? तो याद रखना 24 कैरेट जो होता है वो सोने का शुद्ध रूप होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो आपका सिनेबार आपके पारा का अयस्क है। ये भी आपका सही है। शरीर के ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस, हाइपो नहीं हाइपोथैलेमस होता है। ये आपको याद रखिएगा कि हाइपोथैलेमस होता है जो शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रण में रखता है। अगला है, लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? तो जो हमारी लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, लाल रक्त कणिकाएँ जिनको हम लोग रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, इनका निर्माण हमारा जो होता है लाल अस्थिमज्जा में होता है। लाल अस्थिमज्जा में जो किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त जो कणिकाएँ होती हैं उनका निर्माण हमारा होता है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो याद रखना कशेरुक जो दंड होती है उसमें 33 हड्डियां होती हैं। बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है? तो याद रखना बैसिलस कालमेटगोरिन होता है जो बीसीजी का फुल नाम होता है। एथलीट फुट नामक रोग किसकी वजह से होता है? कवक द्वारा होता है। एथलीट फुट नामक रोग कवक से हो सकता है। दमा नामक रोग किससे होता है? तो आपका दमा नामक कवक द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किससे होता है? तो आपका वॉर्म कृमि के द्वारा होता है। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? जब एक उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी की जाती है तो उसकी उस गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो चौगुनी क्या होती है? बढ़ जाती है। जब उसकी गतिज ऊर्जा, शायद ये इस तरीके से हाफ एम बी स्क्वायर है। ठीक है। जब आपको पता है गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर होती है, जब उसकी गतिज ऊर्जा को दोगुनी किया जाता है तो उसकी क्या होता है? ये शायद 4 टाइम आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है। जो वेलोसिटी होती है चौगुना वहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है।
अगर कुछ सूत्रकणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। जो सूत्रकणिका हमारी होती है उसको माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। वटवृक्ष पादपों में जो वटवृक्ष पादप होते हैं किस वर्ग में आता है, तो आवृतबीजी। जो आवृतबीजी और अनावृतबीजी आपने पढ़ा होगा, तो जो आवृतबीजी होती है आपकी वटवृक्ष पादप होते हैं वो आवृतबीजी में आते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट या वन की ज्वाला का अर्थ क्या है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं वन की ज्वाला, उसका अर्थ क्या है, ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, तो वो हमारे क्या होता है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उन्हें फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है, या मतलब वन की ज्वाला उन्हें कहा जाता है। पेंसिलिन किससे बनाई जाती है, तो आपकी जो पेंसिलिन होती है आपके कवक से बनाई जाती है। लाइकेन को दो जीवधारियों की सहजीवी सहचर से समझाया जाता है, वह जो कौन से हैं, तो लाइकेन को जो दो जीवधारियों की सहजीवी से समझा जाता है उन्हें शैवाल एवं कवक की श्रेणी में, उन्हें शैवाल एवं कवक कहा जाता है। आमतौर पर क्या होता है कि जो संश्लेषित वृद्धि होती है माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एंगार किससे प्राप्त होता है, तो वो आपका शैवाल होता है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगर जो आपका होता है, ये आपका एगर होता है, किससे प्राप्त होता है, आपके शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होती है, लौंग आपकी जो होती है पुष्पकली से प्राप्त होती है। तो यहाँ तक तो हमारा जो था वन लाइनर क्वेश्चन था, हमने वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो भी आपके डिफरेंट एग्जाम में आए हुए थे उनको हमने डिस्कस किया। अब हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव तरीके से क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की। ऑप्शन आपके पास है जोसेफ प्रिस्टिले, आर्यभट्ट, मैडम क्यूरी, हेनरी बेक्वेल। तो याद रखिए रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेक्वेल ने की थी। डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था, तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो सूत्रपात था जोसेफ लिस्टर ने किया था। सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। रॉनसन ने नहीं किया था भैया, रॉबर्ट हुक ने भी नहीं किया था, जोसेफ प्रिस्टले ने भी नहीं किया था। तो जोसेफ लिस्टर से उन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। अगला क्वेश्चन है 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना चंद्रशेखर नहीं, सीवी रमन नहीं, हरगोविंद खुराना नहीं, होमी जहांगीर भाभा। जो होमी जहांगीर भाभा थे 1948 में जो गठित हुई थी परमाणु ऊर्जा आयोग, उसके वो अध्यक्ष थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था, तो याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन नहीं, गैलीलियो नहीं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं, अल्बर्ट आइंस्टीन ने E बराबर MC स्क्वायर प्रकाश का ऊर्जा समीकरण जिसे हम लोग कहते हैं, यह भी आपका इसका इन्होंने किया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखना इसका सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो संस्थान है आपका इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है, तो याद रखना इसका मुख्यालय आपके बेंगलुरु के अंदर है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1930 में। 1930 में उनको उनके रमन क्या कहते हैं, जो भी उनका रमन पुरस्कार, जो रमन का नोबेल पुरस्कार मिला था उनको, चंद्रशेखर बेटे रमन को, तो 1930 में मिला था। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड, आइंस्टीन, डाल्टन, चैडविक। याद रखना रदरफोर्ड ने की थी। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। परमाणु के नाभिक की खोज उन्होंने की थी। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना द्रव्यमान को क्या कहते हैं, सूर्य के द्रव्यमान का मतलब सूर्य का द्रव्यमान का 1.4 गुना द्रव्यमान को क्या कहते हैं, उसको हम लोग चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। याद रखिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी, जो आपके पौधों के विकास को नापता है, पौधों की वृद्धि को नापता है, जगदीश चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है। ऑप्शन है बीरबल साहनी, सलीम अली, सतीश धवन, मेघनाथ साहा। तो द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है, तो मेघनाथ साहा की। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, चेचक के टीके की खोज किसने की थी भैया, तो एडवर्ड जेनर ने की थी। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, सूर्य की परिक्रमा करती है, आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका न्यूटन की खोज किसने की, तो आपको याद होगा ईंट पर नाचे, तो जेम्स चैडविक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ऑप्शन जॉन मंडा, जॉन डाल्टन, कापरनिकल, रदरफोर्ड। तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जॉन डाल्टन ने किया था। बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है, तो ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, जेम्स चैडविक। तो आपका हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है किनकी रचना है, चार्ल्स डार्विन की है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस याद रखना 28 फरवरी को आपका नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, तो बस यहाँ तक
15-16 क्वेश्चन था, वो लर्नर क्वेश्चन था, आपके कम समय में हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यहाँ तक आपने देखे बने रहें, ऐसे ही हमारे और भी वीडियोज़ आएंगी जो कि जनरल साइंस और उस पर जीके जीएस के ऊपर बेस रहेगा। आज के क्वेश्चन में हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन साइंस का था, क्योंकि साइंस का वेटेज ज़्यादा है, तो हम लोग साइंस का भी करेंगे, प्लस स्टैटिक जीके जीएस भी हम लोग यहाँ पे रखेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।